अभी क्लास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन लोग एसएचएम, ठीक है, विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आसान टॉपिक है, ठीक है, छोटा ही टॉपिक है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे चैप्टर्स में आते हैं, ठीक है। और वो कैसे एप्लीकेशन में आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले आए भी होंगे फ्लूइड्स में, ग्रेविटेशन में, मैंने आपको बोला था कि वो हम लोग वापस से करेंगे, ठीक है। तो इन चैप्टर्स में वो बचे हुए क्वेश्चंस वापस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक सिंपल टर्म की, विच इज पीरियोडिक मोशन। मोशन तो समझ में आ रहा है सर, मूवमेंट हो रही किसी ऑब्जेक्ट की। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मुझे समझ में आता है कि सर पीरियोडिक मतलब कुछ एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ठीक है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर वो चीज बार बार रिपीट होती है तो उसको अपन लोग बोलते हैं पीरियोडिक, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में भी आप बोलते पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मतलब एक ही चीज बार बार अगर रिपीट हो रही तो उसको अपन लोग बोलते हैं पीरियोडिक, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल अगर वो चीज वापस रिपीट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक। समझ में आ रही बात? अब क्योंकि यहाँ पे मोशन की बात कर रहे हो, मोशन हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको पीरियोडिक मोशन को हम लोग बोलेंगे एक ऐसा मोशन जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस बार बार रिपीट हो रहा है। बहुत सिंपल सर, आपकी जो घड़ी चलती है टक 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 टक, ठीक है, सेकंड हैंड को देखोगे तो 1 मिनट के बाद वो वापस वहीं पे आ गया, फिर से 1 मिनट के बाद वापस वहीं पे आ गया, 1 मिनट के बाद फिर से वहीं पे आ गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास एक पीरियोडिक मोशन। समझ में आ रही बात? ठीक है। जो पेंडुलम जो रहता है मेरे पास घड़ी के नीचे, टॉइंग 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 टॉइंग, ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, आप देखो तो वो अपना सेम मोशन रिपीट कर रहा है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, सेम टाइम के बाद वो सेम मोशन रिपीट कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर सेम मोशन रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। समझ में आ रही बात? ठीक है। और वो जो रेगुलर टाइम इंटरवल जो आ रहा है उस टाइम को अपन लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, उस टाइम को अपन लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। समझ में आ रही बात? तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है वो फुली समझ में आ गया आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ले सकते हो या जाइंट व्हील बोल सकते हो आप लोग। जाइंट व्हील भी मेरे पास सेम रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो ड्रैगन कोस्टर या कोलंबस जो भी आप लोग बोलते थे वो भी बोल सकते हो। समझ में आ रही बात? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, समझ में आ रही बात? सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो वापस वहीं पे आएगा, फिर से रिपीट करेगा, वहीं पे आएगा, फिर से रिपीट करेगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है ऑफ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। और हर पीरियोडिक मोशन में जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो आ रहा है उस टाइम को अपन लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल जब मैं एक सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक की बात कर रहा हूं तो उसका टाइम पीरियड हो गया मेरे पास 60 सेकंड्स। उसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 60 सेकंड्स। हर 60 सेकंड के बाद वो वापस रिपीट करेगा, हर 60 सेकंड के बाद वो वापस रिपीट करेगा। समझ में आ रही बात? तो टाइम पीरियड इज दैट टाइम आफ्टर विच द मोशन विल रिपीट इटसेल्फ अगेन, okay? The minimum time after which the motion will repeat itself again, that is known as time period of that periodic motion. समझ में आ रही बात? तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है समझ में आ गया सर। टाइम पीरियड क्या होता है समझ में आ गया सर। एक और टर्म हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्रीक्वेंसी, एक और टर्म हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही बात? फ्रीक्वेंसी सर बहुत आसान चीज है। अब चीज रिपीट हो रही है वो हमको समझ में आ गया, ठीक है। एक चक्कर कितने टाइम में काटने वाला है, दैट इज टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड मुझे क्या बता रहा है कि कितने टाइम के बाद वो वापस रिपीट होने वाला है। तो बेसिकली एक चक्कर जब काट लेगा फिर से रिपीट होगा, एक चक्कर काट लेगा फिर से रिपीट होगा, एक चक्कर काट लेगा फिर से रिपीट होगा। तो एक चक्कर काटने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। समझ में आ रही बात? तो टाइम पीरियड मुझे क्या बता रहा है कि एक साइकिल वो कितने टाइम में कवर करने वाला है। टाइम पीरियड मुझे क्या बता रहा था? एक साइकिल वो कितने टाइम में कवर करने वाला है। सर फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी बताता है कि एक सेकेंड में कितने साइकिल कवर करने वाला है, उसका उल्टा। ये एक साइकिल कितने टाइम में कवर करना है, ये एक सेकेंड में कितने साइकिल कवर करना है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ रिपीटिशंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही बात? ठीक है, बहुत बढ़िया सर। मतलब देखा जाए तो कुछ तालमेल तो है। मान के चलो मुझे पता है कि एक साइकिल कवर करने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड लिख रहा था। टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं कैपिटल टी से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? कैपिटल सी से, टी से। तो एक साइकिल कवर कर रहा हूं मैं टी सेकेंड्स में। कितने कवर सेकेंड्स में? टी सेकेंड में। तो एक सेकेंड में कितने साइकिल कवर कर रहा हूं? मान के चलो एक साइकिल, कितने साइकिल? एक्स साइकिल, या मान के चलो इसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। एक साइकिल कवर कर रहा हूं टी सेकेंड में, तो एक सेकेंड में कितना? एन साइकिल्स, ठीक है। अब एन की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
n इंटू टी इज इक्वल टू 1 इंटू 1, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 1/t, n की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 1/t। समझ आई बात, ठीक है। एक सेकंड में कितने साइकिल कवर करते हो उसी को तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आ रही बात नहीं आ रही बात समझिए, एक सेकंड में कितने साइकिल कवर करने वाले, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने साइकिल, समझ आ रही बात। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। अच्छा टाइम पीरियड मतलब टाइम, इसकी यूनिट क्या होगी मेरे पास सेकेंड्स, तो 1/टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी पर सेकेंड, 1/सेकेंड को अपन लोग लिख सकते हैं पर सेकेंड, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है हर्ट्ज। समझी बात। तो फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड या फिर नंबर ऑफ साइकिल्स कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और उसको अपन लोग पर सेकेंड हर्ट्ज दोनों में से किसी में से भी अपन लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ये यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझी बात। तो होपफुली टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब सर मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। मान के चलो हम 2 टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन ले रहे हैं, 2 अलग अलग पीरियोडिक मोशन की बात कर रहे हैं। एक पीरियोडिक मोशन सेकेंड्स हैंड ऑफ अ क्लॉक, और अच्छे से देखो एक पीरियोडिक मोशन जो जादूगर जो यूज करते हैं ना ऐसा हिप्नोटाइज करने के लिए, स्प्रिंग बॉक्स, सॉरी थ्रेड और बॉक्स सिस्टम, ठीक है, जिसको अपन लोग पेंडुलम बोलते हैं, एक सिंपल पेंडुलम। एक में देख रहा हूं सेकेंड्स हैंड और एक में देख रहा हूं पेंडुलम। समझ रही बात। अच्छे से देखो सेकेंड्स हैंड जो है वो हर 60 सेकंड के बाद रिपीट होने वाला है खुद का, तो हर 60 सेकंड के बाद फिर से, हर 60 सेकंड के बाद फिर से, हर 60 सेकंड के बाद फिर से, हर 60 सेकंड के बाद फिर से। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो वो सेम पाथ फॉलो कर रहा है सेम टाइम, ठीक है। वैसे अगर मैं सिंपल पेंडुलम की अगर मैं बात करूं, मान के चलो अगर मैंने इसको यहां से रिलीज किया, यहां तक गया, फिर वापस लौट के आया, फिर गया, फिर वापस लौट के आया, फिर गया, फिर वापस लौट के आया, तो इसका एक साइकिल जाना और आना है, इसका एक साइकिल यहां पे जाना, ठीक है। फिर टाइम पीरियड के बाद वापस से साइकिल रिपीट होगा, वापस से साइकिल रिपीट होगा, वापस से साइकिल रिपीट होगा। वैसे यहां पर भी टाइम पीरियड के बाद वापस से साइकिल रिपीट होगा, वापस से साइकिल रिपीट होगा, वापस से साइकिल रिपीट होगा, ठीक है। दोनों टाइप, दोनों पीरियोडिक मोशन, लेकिन दोनों मोशंस में एक हल्का सा डिफरेंस। इस मोशन की अगर बात करो, इस पीरियोडिक मोशन की बात करूं, तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है। क्या ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्या? नहीं। लेकिन अगर इस पीरियोडिक मोशन की बात करूं तो ये जा रहा है फिर वापस आ रहा है, जा रहा है फिर वापस आ रहा है। समझ में आ रही बात। तो ऐसे मोशन को अपन लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ऐसे मोशन को अपन लोग क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, समझा नहीं समझा? क्या इसका और ऐसे टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन में जिसमें मेरे पास टू एंड फ्रो मोशन दिखाई दे रहे हैं, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशंस आर आल्सो नोन एज ऑसिलेशंस, और आल्सो नोन एज ऑसिलेशंस। क्या इसमें जा रहा है फिर वापस आ रहा है, जा रहा है फिर वापस आ रहा है क्या? नहीं, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है आरिवर्स में, ठीक है, लेकिन इसमें एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें जाके वापस आ रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, जो ऐसे टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशंस होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेशंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। मतलब बेसिकली ऑसिलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। कुछ अलग नहीं है उससे, वो बस उसी का एक स्पेशल टाइप है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही बात? हमको ऐसे टाइप ऑफ मोशन, ऐसे टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन की स्टडी करना है फिर। समझ में आ रही बात? विच इज ऑसिलेशंस। ठीक है, चलो गुड। एक और टाइप का अगर ऑसिलेटरी मोशन अगर अपन लोग देखेंगे, एक और टाइप के अगर ऑसिलेशंस आप लोग देखना चाहते हो तो वो आप लोग ने पहले ही पढ़ रखा था एनएलएम में, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। मान के चलो मैं इसको यहां से रिलीज कर देता तो जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा। समझ में आ रही बात? समझा नहीं समझो? तो ये भी अपने पास था एक ऑसिलेटरी मोशन, ये भी है मेरे पास ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब सुनो, सर दोनों ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है, समझ में आ गई बात सर? जब ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को अगर मैं देखूंगा तो ये पूरा मोशन एक ही लाइन के अलाउ हो रहा है, लेकिन ये मोशन एक कर्व के अलाउ हो रहा है।
समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जब मेरे पास ऑसिलेटरी मोशन एक ही लाइन के अलोंग होता है तो उसको अपन लोग बोलते हैं लीनियर ऑसिलेशंस। क्या बोलेंगे अपन लोग इसको? लीनियर ऑसिलेशंस। और जब मेरे पास एक कर्व पे हो रहा है, ठीक है, तो उस कर्व को स्टडी करने के लिए मैं एंगल की मदद लेता हूं। उस कर्व को स्टडी करने के लिए मैं एंगल की मदद लेता हूं, तो इसको मैं बोलूंगा एंगुलर ऑसिलेशंस। इसको मैं क्या बोलूंगा? एंगुलर ऑसिलेशंस। समझ में आ रही बात? समझा नहीं समझा? तो लीनियर ऑसिलेशन जब मेरे पास ऑसिलेशन एक ही लाइन के अलोंग हो रही है, एंगुलर ऑसिलेशन मतलब जिसको स्टडी करने के लिए मैं एंगल की मदद ले रहा हूँ। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इसको पढ़ूंगा वैसे वैसे भाई बंधु इसका वैसे ही आने वाला है, एग्जैक्टली सेम, बस नामकरण डिफरेंट रहेगा। वहां पे अपन लोग डिस्प्लेसमेंट एस डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थीटा डिनोट कर रहे हैं। वहां पे अपन लोग वेलोसिटी v डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी ओमेगा डिनोट कर रहे हैं। वहां पे एक्सेलरेशन a, यहाँ पे एक्सेलरेशन अल्फा। समझ में आ रही बात? वही अपन लोगों ने पहले रिलेशन देखा। समझ में आ रही बात? यहाँ पे मोशन अपन लोग फोर्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे, वहां पे मोशन अपन लोग अल्फा विद रिस्पेक्ट टू टॉर्क देखेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो एक और छोटी सी चीज अच्छे से आप लोग देखो कि अगर ये जाके वापस आ रहा है, ठीक है, जैसे कि मान के चलो मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि जहां पे ओरिजिनली रखा गया था दैट वाज नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ एक ऐसा पॉइंट है जहां पे स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है? 0। और इस ब्लॉक पे इकलौता फोर्स अभी स्प्रिंग फोर्स ही लग रहा है, बाकी नॉर्मल और एमजी तो एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे, तो इकलौता फोर्स जो इसको मूव करा सकता है दैट इज स्प्रिंग फोर्स। समझ में आ रही बात? तो नेचुरल लेंथ एक ऐसा पॉइंट है जहां पे स्प्रिंग फोर्स कितना हो रहा था मेरे पास? 0। समझ में आ रही बात, ठीक है। जैसे मैं इसको नेचुरल लेंथ से थोड़ा यहां डिस्प्लेस करता हूं, ठीक है, टू द लेफ्ट डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो स्प्रिंग कहां पे फोर्स लगा रही होती है? टू द राइट। अगर मैंने नेचुरल लेंथ से राइट में डिस्प्लेस किया होता तो स्प्रिंग फोर्स लगा रही होती थी लेफ्ट। आगे उसमें मतलब ये जो फोर्स जो है, ये जो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, ये कौन से फोर्स की वजह से हो रहा है? स्प्रिंग फोर्स की वजह से हो रहा है। और ये स्प्रिंग फोर्स ट्राई क्या कर रही है? ये स्प्रिंग फोर्स ट्राई कर रही है कि मैं हमेशा ऑब्जेक्ट को नेचुरल लेंथ पे ला सकूं, नेचुरल लेंथ पे ला सकूं। समझ में आ रही बात? नेचुरल लेंथ एक ऐसा पॉइंट जहां पे स्प्रिंग फोर्स 0 है। स्प्रिंग फोर्स 0 मतलब नेट फोर्स 0, क्योंकि वही फोर्स लग रहा था। समझ में आ रही बात? मतलब बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहां पे नेट फोर्स 0। ऐसा पॉइंट इन ऑसिलेटरी मोशन जहां पे नेट फोर्स 0 होता है उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब बेसिकली स्प्रिंग फोर्स क्या ट्राई कर रहा है कि मैं किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डालूं। अगर यहां डिनोट कर दिया, यहां पे डिस्प्लेस कर दिया तो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डालूं, यहां पे डिस्प्लेस कर दिया तो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डालूं। समझ में आ रही बात? मतलब इस स्प्रिंग फोर्स की टेंडेंसी क्या है कि मैं बस इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस ला सकूं। ठीक है, ये बात हो गई लीनियर ऑसिलेशंस की। अब बात करते हैं एंगुलर ऑसिलेशंस की। जब मैंने पेंडुलम को यहाँ पे डिस्प्लेस किया था तो एक टेंशन फोर्स टी यहाँ पे लग रहा था, एक एमजी यहाँ पे लग रहा था। एमजी के मैंने दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिया। मान के चलो अगर ये एंगल थीटा है, मान लीजिए ये एंगल थीटा, तो ये हो गया एमजी कॉस थीटा एंड दिस इज एमजी साइन थीटा। तो टेंशन एमजी कॉस थीटा ऑलमोस्ट बैलेंस। ठीक है, बैलेंस मतलब बेसिकली नेट को सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको खींचने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज एमजी साइन थीटा। मैं फिलहाल टेंशन और एमजी कॉस थीटा को नहीं दिख रहा हूँ, जो खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज एमजी साइन थीटा। समझ आ रही बात? ठीक है, मतलब mg साइन थीटा इसको यहाँ पे खींच रहा है। ठीक है, mg साइन थीटा नहीं खींच रहा, मतलब जब यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे थे mg साइन थीटा वापस यहाँ पे खींच रहा है। और जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो mg नीचे टेंशन ऊपर। अब कोई खींचने की टेंडेंसी है क्या? नहीं। अब यहाँ पे ये जीरो पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, या बेसिकली इसके मोशन के डायरेक्शन में जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, उसके लिए नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। मतलब इस मोशन के लिए, इस टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन के लिए ये हो गया मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस इज माय इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ आ रही बात? ठीक है, जैसे नेचुरल लेंथ यहाँ के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन था, वैसे इसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे है। फिर अगर आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से वहां पे लेके गए तो mg sin थीटा यहाँ पे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ था। हमारी बात मतलब चाहे सर लीनियर ऑसिलेशंस हो या एंगुलर ऑसिलेशंस हो, ठीक है, ऑसिलेशंस अगर मैं देखा जाऊं तो किसी फोर्स की वजह से हो रहा है, और वो फोर्स ट्राई क्या कर रहा है कि मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस ला सकूं। यहाँ पे डिस्प्लेस किया, यहाँ पे ला दूं, यहाँ पे डिस्प्लेस किया, यहाँ पे ला दूं। वैसे यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे ला दूं, यहाँ पे डिस्प्लेस किया, यहाँ पे ला दूं। वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। और इसमें मतलब वापस एक पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे टाइप ऑफ फोर्सेस को हम लोग बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्सेस। क्या बोलेंगे?
रिस्टोरिंग फोर्सेस। समझ बात? तो एनी टाइप ऑफ ऑसिलेशंस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्सेस, ओनली बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्सेस, चाहे वो लीनियर ऑसिलेशंस हो या फिर एंगुलर ऑसिलेशंस। लीनियर ऑसिलेशंस में मैं रिस्टोरिंग फोर्स बोलूंगा, एंगुलर ऑसिलेशन में मैं रिस्टोरिंग टॉर्क बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमको टॉर्क के रिस्पेक्ट में स्टडी करना है। समझ में आ रही बात? तो मेरे ख्याल से ऑसिलेशंस क्या होता है समझ में आ गया, लीनियर ऑसिलेशन और एंगुलर ऑसिलेशन क्या होता है समझ में आ गई बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। और रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या होते हैं वो भी मेरे ख्याल से क्लियर है। एक और बात, यहां से इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, उसकी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसमें फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। समझ में आ रही है बात? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूं, मान के चलो मैंने इसको 5 मीटर यहाँ पे किया तो 5 मीटर यहाँ पे किया, मतलब इसका एम्पलीट्यूड इज 5 मीटर। इसको मान के चलो अगर मैंने यहाँ पे 45 डिग्री पे लेके गया तो यहाँ पे भी 45 डिग्री पे, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो जाएगा मेरे पास 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। तो ये थे मेरे पास कुछ बेसिक टर्म्स अबाउट पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशंस और वगैरह वगैरह, जो भी आपको आगे काम में आने वाले हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था रिस्टोरिंग फोर्स, उसी को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। फिर आज के लिए बस इतना ही, कल से फिर अपन लोग एसेशन थोड़ा सा और स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, मैं ये वाला एग्जाम्पल को लेकर स्टडी कर रहा हूँ। एंगुलर ऑसिलेशन के बारे में बाद में आएंगे, पहले लीनियर टर्म्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एंगुलर टर्म्स। देखिए, मान के चलो ये थी मेरे पास नेचुरल लेंथ, जहां पे स्प्रिंग फोर्स 0 हो रहा है, जहां पे फोर्स 0 हो रहा है, उसी को मैं एक और चीज क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, हाँ भाई, मैंने देखा था कि कोई भी टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। हाँ यानी अच्छे से देखो, मान के चलो ये मेरे पास x बराबर 0 है, ठीक है, विद डायरेक्शन, विद साइन मुझे देखना है। इस डायरेक्शन में x पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में x नेगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास x नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे आ रहा है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव। अगर मैंने x पॉजिटिव किया होता तो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या आ रहा होता मेरे पास, नेगेटिव। सर समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मैंने पता किया था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है, कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, उसका जनरल इक्वेशन आता है -kx⁴n। रिस्टोरिंग फोर्स की जनरल इक्वेशन आती है -kx⁴n, वेयर n कैन ओनली बी एन ऑड नंबर। सर ऐसा क्यों, ये आप लोग सोच के मुझे बताओ। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसा क्यों, n को मैंने सिर्फ ऑड नंबर क्यों रहे, वो आप लोग मुझे सोच के बताओ। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय -kx⁴n, ठीक है, where n is an odd number। समझ में आ रही बात? समझा नहीं समझा? ठीक है, अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 है, अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 है तो मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, -kx। हाँ यानी ऑड नंबर्स मतलब क्या हो गया मेरे पास, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, उसमें अगर मैंने सबसे छोटी वैल्यू ली है, n की वैल्यू 1, जो फर्स्ट पॉसिबल केस अगर वो लिया तो रिस्टोरिंग फोर्स आ गया -kx। दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM। अरे इसमें जब मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स -kx के बराबर होता है, या फिर मेरे पास जब फोर्स -kx के बराबर है, तो ऐसे टाइप ऑफ मोशन को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन लिया। ठीक है, सिंपल वर्ड यहां से आया था, क्योंकि मैंने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन लिया। हार्मोनिक क्यों बोलते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। समझना ये बात? ठीक है, तो सिंपल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि मैंने फर्स्ट पॉसिबल, सबसे आसान पॉसिबल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन को स्टडी करा। ठीक है, समझना ये बात? हाँ भाई देखिए, अब मेरे पास इकलौता फोर्स यही है, F = -kx, तो मैं लिख सकता हूँ F = नेट फोर्स, और नेट फोर्स होता है मेरे पास Mn, तो नेट फोर्स हो गया -kx = m × n, तो A आ गया मेरे पास -k/m × x। समझ आ रही बात? अच्छे से देखो, ये है एक्सेलरेशन एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं d2x/dt²।
इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। मतलब दुनिया में चाहे कोई भी पॉसिबल SHM हो, चाहे आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले रहे हो या फिर आप एंगुलर SHM की अगर बात कर रहे हो या जो भी टाइप ऑफ SHMs हो रहे हैं, ठीक है, सारे SHM की कंडीशन ये ही आती है। ठीक है, बस वहां पे इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में K बाय एम आ रहा है, किसी और सिस्टम में कुछ और वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, इस K बाय एम को मैं ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करता हूँ, बाद में जाके मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। इस K बाय एम को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? ओमेगा स्क्वायर को। तो इस एक्सेलरेशन को मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी लिख सकता था। इस एक्सेलरेशन को मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी लिख सकता था। और एक्सेलरेशन मैंने लिखा क्या था? d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM। ठीक है, ये तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए हो गई। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। And this is the differential equation for general SHM. हमारी बात मतलब जितने भी SHMs हैं उनमें ये आनी चाहिए, फाइनल इक्वेशन ये आनी चाहिए। हमारी बात ठीक है। Where omega is known as the angular frequency, where omega is known as the angular frequency. Frequency याद है number of cycles per unit time. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक तरीके से एंगुलर वेलोसिटी देख लो, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी मुझे क्या बता रहा है? मैं वहां पे नंबर ऑफ साइकिल्स की बात कर रहा हूँ। एक साइकिल में कितना एंगल कवर करोगे? 2 पाई एंगल। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि मेरे पास कितने 2 पाई एंगल कवर हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। समझी बात? दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है वो अपन लोग बाद में आराम से देखेंगे। ठीक है, जब इसका एप्लीकेशन समझ रही बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, इसी को बाद में कल हम लोग थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, थोड़ा सा यहीं पे रिवाइज कराऊंगा हम। होपफुली आप लोगों को पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशंस, ये सब बेसिक्स एकदम क्लियर है। ठीक है, यही बेसिक्स अपन को पूरे आगे काम में आएंगे। और याद रखना, किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए चाहे कोई भी चैप्टर हो, बेसिक्स सबसे ज्यादा की रहेगा। ठीक है, चलो